हम लोग अभी रेजोनेंस पर बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक में रेजोनेंस पर बातचीत करेंगे, क्वालिटी फैक्टर देखेंगे, क्यू फैक्टर जिसे कहते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बैंडविड्थ देखेंगे और बैंडविड्थ का डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, जो आज का जो वीडियोस है उसको देखने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट क्लास जो था हमारा, यानी कि जिसमें लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, थोड़ा सा एलसीआर सर्किट के बारे में बात किया था हमने। एलसीआर सर्किट में थर्ड नंबर केस था एक, याद होगा, कुछ धुंधला धुंधला सा, जिसमें कि क्या कहते हैं, मैंने बात किया था कि अगर एलसीआर सर्किट में एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर का रेसिस्टेंस बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी अगर बराबर हो जाता है तो एक्सएल यानी एल ओमेगा, एक्ससी यानी कि 1/ओमेगा सी, तो फिर क्या आती है, इसको घुमा फिरा करके ये ओमेगा बराबर 1/√LC लेकर के आते हैं। और ऐसा ही सिचुएशन हमारा रेजोनेंस कहलाता है जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है। एक्सएल बराबर एक्ससी, ये सिचुएशन ही मेरा रेजोनेंस वाला सिचुएशन कहलाता है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक ग्राफ वगैरह भी खींचा था। ठीक है, कि जब भी रेजोनेंस होगा उस समय सर्किट में इम्पीडेंस बहुत कम होता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, उस समय करंट बहुत ज़्यादा, बाद बाकी किसी भी समय करंट कम। ये सब चीज़ मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन फिर भी अभी हम लोग जो रेजोनेंस को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा पिछला वाला रिकॉल करते हुए ही आगे बात करेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से मैं आप लोगों को भी रेजोनेंस वगैरह सब सारा चीज़ करवाऊँगा। तो ठीक है, फिर फटाफट से हेडिंग दे देते हैं रेजोनेंस। आपने पिछला अगर क्लास किया हुआ है तब तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होने वाला है। तो इससे पहले आपने नहीं किया तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पिछला वीडियो देख लो। तो हेडिंग देते हैं, रेजोनेंस डिफाइन करते हैं और समझते हैं। अब देखा जाए, रेजोनेंस हमने हेडिंग दे दिया है। ठीक है, फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सारा चीज़, शार्पनेस वगैरह सब कुछ समझेंगे हम लोग। ठीक है, बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब का ये। देखा जाए जरा रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के बारे में क्लास 11th के फिजिक्स में भी है हल्का सा। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस एक्चुअली में, कि अगर मान लिया जाए, कभी आपने सुना होगा कि अगर किसी भी चीज़ का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर 11th क्लास आपका पढ़ा हुआ होगा तो खैर यही मान करके चलते हैं कि आपका 11th क्लास थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो देखा जाए जरा से, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं कि एक जनरल टर्म क्या है रेजोनेंस। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई बच्चा अगर झूले पे इस तरीके से झूल रहा है, ठीक है, तो अगर जब झूला पे झूल रहा है तो उसका जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में जितना बार वो झूल जाता है, मान लिया जाए 1 सेकेंड में जितना बार यहाँ से जा कर के यहाँ तक आ रहा है, अगर 4 बार यहाँ से जाके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड में, तो फ्रिक्वेंसी इसकी 4 हो गई। तो जो फ्रीक्वेंसी चाहे जितना भी रहे, 1 सेकेंड में मान लिया जाए यहाँ जा कर के यहाँ तक आता है, यहाँ से जाके यहाँ तक आता है, तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार अगर उसी फ्रीक्वेंसी से उसको झुलाया भी जाए, यानी कि बाहर से भी अप्लाई किया जाए उसी तरीके से फोर्स, ठीक है, तो अगर जो झूला का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है ना, ठीक है, तो उस समय बहुत जन कभी फील किए होगे कि अगर इस तरीके से झूल रहा है झूला और उसी समय हम जरा सा ऐसे करके फोर्स लगा दिए तो और ऐसे करके झूल जाता है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन जो है वो यही कहता है कि अगर किसी भी डिवाइस का या कोई भी चीज़ का, किसी भी सिस्टम का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, अगर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, उसका अगर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है अपना, ठीक है, अगर उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अप्लाइड फ्रिक्वेंसी, उस सिस्टम के ऊपर में कोई एक फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर दिया जाए और उस अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जो है का जो वैल्यू है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अगर बराबर हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। उस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर करंट ही ऑसिलेट कर रहा है तो जो करंट का जो चेंज होने का जो भी अपना फ्रिक्वेंसी है, अगर उसी फ्रिक्वेंसी के बराबर का फ्रिक्वेंसी उस पर अप्लाई किया जाए बाहर से एक्सटर्नल, तो उस समय करंट का मान क्या होगा, सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। करंट का जो अभी एम्पलीट्यूड इतना है तो फिर एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो खैर ठीक है, वो सब सारा चीज़ तो है जनरल टर्म रेजोनेंस, लेकिन हम लोग को एलसीआर सर्किट में बातचीत करनी है। ठीक है, एलसीआर सर्किट जो है वहाँ पर रेजोनेंस की अगर बात करेंगे तो एलसीआर सर्किट जो है इसमें जब भी क्या कहते हैं सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम होता है वो रेजोनेंस कंडीशन है।
करंट का मान मैक्सिमम कहने का मतलब सर्किट में इम्पीडेंस यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है। सर्किट में क्या, अगर करंट का मान मैक्सिमम हो जाए उसके लिए क्या कहते हैं, क्या फार्मूला होता है, ईएमएफ बटे क्या, इम्पीडेंस। अगर इम्पीडेंस सबसे कम तो करंट सबसे ज़्यादा ना, यही सिचुएशन मेरा रेजोनेंस है। और सबसे कम तभी होगा जब एक्सएल बराबर होगा किसके, एक्ससी के। सारा चीज़ को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास आपने किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंस कंडीशन को लगाते हुए आगे बातचीत करते हैं। देखा जाए जरा सा क्या लिख लिया है रेजोनेंस के बारे में, कि इट इज़ अ फिनोमेना in which when applied frequency become equal to the natural frequency of an oscillating system, अगर applied frequency natural frequency के बराबर हो जाए किसी भी सिस्टम के, then the amplitude of the system become maximum। उस सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है ना, ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जितना ज़्यादा जो जा रहा था वो एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा, बिकम क्या, मैक्सिमम। एंड दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या यूँ कहें कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, वो मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक ही बात है, ठीक है। एलसीआर सर्किट में करंट भी तो ऑसिलेट करता है ना, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट वी फाउंड दैट एट टाइम ऑफ रेजोनेंस एक्सएल बराबर होता है एक्ससी के, यानी कि एलसीआर सर्किट है, इसमें एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, एक्सएल बराबर एक्ससी। ये हम लोग ऐसा चीज़ पता करते हैं, देखते हैं ये चीज़, ठीक है। तो पिछला आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सएल है, ठीक है, एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, एल ओमेगा, ठीक है। और ये जो एक्ससी है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका वैल्यू हो जाता है कितना, 1/ओमेगा सी। अच्छा, ये तो ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो एलसीआर सर्किट को ये मिलता है, वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, तो ये ओमेगा यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर 1/सी। अच्छा, ठीक है, यहाँ से क्या बोलते हैं आप, फिर आगे इसी सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो। नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/सी, तो ठीक है, एल यहाँ आ जाएगा ना, तो ये हो गया क्या, एल सी। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद ओमेगा बराबर 1/एल सी का जो है ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो टोटल का ये क्या हो जाएगा, रूट। तो ओमेगा बराबर 1/√एल सी करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये तो मेरा क्या है, एक तरह से फ्रिक्वेंसी हो गया। ये ओमेगा जो है, इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोला जाता था, ठीक है, आपको याद होगा कुछ कुछ। और साथ ही साथ इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे ना। और ये रेजोनेंट ये इसको चाहे तो और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसको जो डिनोट किया जाता है ना, तो एक स्पेशल सिंबल दे दिया जाता है इसको, ओमेगा नॉड। तो ओमेगा नॉड लिखे तो समझ लेना है कि आपको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये बराबर 1/√अंडर कितना हो गया, एल सी। हमेशा आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या कहते हैं, जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान ओमेगा नॉड होगा, यानी कि 1/√अंडर एल सी, यानी कि ओमेगा नॉड होगा, तब उस वक्त क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो एक्सएल बराबर एक्ससी। तो फेजर डायग्राम में जब आपका क्या कहते हैं, एक्सएल और एक्ससी अगर बराबर हो गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये मेरा क्या कैंसिल आउट, फेजर डायग्राम आप जान रहे हो। और इधर मेरा क्या है, सिर्फ एक्स आर है, ठीक है। यानी कि जेड जो है मेरा किधर आएगा, इधर आएगा। तो यानी कि जो इम्पीडेंस होगा वो आप जानते हो कि इम्पीडेंस कितना हो जाता है, इम्पीडेंस यानी कि जेड बराबर क्या है, एक्स आर बराबर होता क्या है, आर होता है। और इस कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशन में क्या बोलते हैं, जो इन रेजोनेंस रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि इम्पीडेंस इज मिनिमम,
इम्पीडेंस क्या रहता है आपका, मिनिमम रहता है, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो गया। नेट रेसिस्टेंस इधर आया, नेट इम्पीडेंस इधर आया, यानी कि एक्सआर के बराबर, यानी कि रेसिस्टर इधर शो करता है ना, तो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा, इम्पीडेंस के बराबर, यानी कि नेट इम्पीडेंस जेड बराबर क्या, आर। वो क्या रहता है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि करंट इन द क्या सर्किट इज क्या, मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस लिख सकते हैं ना। रेजोनेंस के टाइम में करंट मेरा क्या रहता है, करंट उस वक्त क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है सर्किट में। यानी कि अगर हम चाहें तो एक सिंपल सा ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखला सकते हैं इसी चीज़ के लिए। ग्राफ क्या कहता है कि जैसे अगर मान लिया जाए एक यहाँ पे ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच का, ग्राफ बिटवीन करंट, ठीक है, करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि करंट इधर अगर शो करे और इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर शो करे, तो आप एक चीज़ देखो क्या कह रहा है ये कंडीशन मेरा, कि जब भी रेजोनेंस होता है, ठीक है, उस वक्त, यानी कि जिस वक्त ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा नॉट है, उस वक्त रेजोनेंट कंडीशन होगा। रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्सी बराबर, सर्किट में नेट इम्पीडेंस एक्सआर के बराबर यानी आर के बराबर, इम्पीडेंस सबसे कम और करंट सबसे ज़्यादा। यानी कि इस ओमेगा नॉट के अलावा चाहे और कोई सा भी सिचुएशन हो जाए, यानी ओमेगा नॉट का मान अगर इससे ज़्यादा हो जाए चाहे इससे कम हो जाए ना, ओमेगा नॉट का बाकी और कोई भी वैल्यू होगा, तो उस समय के लिए इम्पीडेंस का मान कुछ ना कुछ आएगा। और जब कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, ये एक्सएल एक्सी मेरा कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो जेड का मान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और इम्पीडेंस बढ़ने से करंट का मान घट जाएगा। यानी कि करंट सबसे मैक्स ज़्यादा तभी होगा जब ओमेगा का मान कितना हो, ओमेगा नॉट हो। बाद बाकी ओमेगा का किसी भी वैल्यू के लिए करंट जो है वो सर्किट में कम रहेगा ना। यानी कि अगर ये एक फेमस ग्राफ है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिए थे, ठीक है, तो उसको रिकॉल करते हुए हमको चलना पड़ेगा। जब ओमेगा का मान कितना हो जाता है, ओमेगा नॉट, उस वक्त सर्किट में करंट का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। करंट का मान जो है मेरा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम करंट को आई नॉट से डिनोट करते हैं ना। अच्छा ठीक है, उस वक्त ये मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक, बाद बाकी ओमेगा का मान चाहे कम करते हैं चाहे ज़्यादा करते हैं इतना से, तो करंट का मान क्या होगा, कम ही हो जाएगा। ठीक है, और ये ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक तरीके से इसका ग्राफ खींचिए। और भी हम आप लोगों को कुछ ग्राफ दिखलाते हैं जो कि ग्राफ आपको काम देगा। बस आपको याद यही रखना है, रेजोनेंस के कंडीशन एक्सएल बराबर एक्सी, और उस वक्त ओमेगा का मान जो होगा वो 1/√LC होगा, और उस ओमेगा को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्किट में इम्पीडेंस कम, करंट मैक्सिमम। ठीक है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिए स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, ये यहाँ ये पेज नंबर 1 आपको दे दिए, अब ले लो तो अच्छा रहेगा। जैसे पेज नंबर दे देंगे आपको बाद में, ताकि आप आराम से लिख लो एक लाइन बैठ करके एक साथ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग तरह का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन के आधार पर, इस सिचुएशन के ही आधार पर ढेर सारा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको कम्पिटिटिव नज़रिए से भी और बोर्ड के नज़रिए से भी आपको काम देगा। देखा जाए कुछ आप कुछ ग्राफ वगैरह भी खींच देते हैं। क्योंकि एक चीज़ हम लोग अभी एक रिलेशन बनाए थे, ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC, यहाँ तक की है ना। अच्छा ठीक है, तो ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर आपने पढ़ा है फार्मूला एक, ओमेगा या ओमेगा नॉट बराबर होता है 2π इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा चूँकि फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बाय 2π, यहाँ से ओमेगा बराबर 2π इंटू क्या, फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से 1/√अंडर क्या, LC। अच्छा ये एफ नॉट को इधर रखते हुए 2π को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो 1/2π√अंडर क्या हो गया, यहाँ LC हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो तो आप, ये जो एफ नॉट है इसको कहते हैं
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और क्या कहते हैं, ये जो था मेरा ओमेगा नॉट, वो कहलाता है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए जैसा ग्राफ होता है ना, वैसे ही, जैसे चूँकि क्या कहते हैं ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई इंटू क्या एफ नॉट, इसीलिए ग्राफ इसके लिए और इसके लिए सेम रहता है। यानी कि ग्राफ कोई भी ग्राफ हो ना, ग्राफ फॉर ओमेगा नॉट एंड एफ नॉट इज क्या सेम, दोनों के लिए सेम ही ग्राफ रहता है। चाहे आप किसी भी क्वांटिटी का अगर इसके साथ ग्राफ खींचो या किसी भी क्वांटिटी का इसके साथ ग्राफ खींचो, सेम ही चीज़ रहेगा। जैसे कि हम क्या कहते हैं, एक ठो अभी ग्राफ आपको दिखाए थे ना, पहला नंबर एक ग्राफ आपने अभी अभी देखा, क्या चीज़ का था, ग्राफ वर्सेस ग्राफ बिटवीन क्या था, बिटवीन करंट एंड क्या बोलते हैं एफ नॉट आपको दिखाते हैं, ठीक है, जैसे या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना आई इज इक्वल टू, ये ऐसा तो है, करंट का मान मैक्सिमम होगा जब अगर ओमेगा हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, किसी के भी साथ आप ग्राफ खींचो, यहाँ पर ओमेगा नॉट ऐसे करके, अच्छा ठीक, ये उस वक्त क्या होगा, मेरा करंट मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम करंट को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं भाई, आई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर आप चाहो तो ग्राफ ऐसे खींच सकते हो, है ना, ग्राफ बिटवीन क्या करंट एंड, हाँ क्या कहते हैं, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐसे करके ही, ये एंगुलर वाला, एंगुलर, और ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है ना। तो उसके लिए आप चाहो तो ऐसे भी ग्राफ खींच सकते हो, करंट है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, और इसका भी ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये क्या एफ नॉट, ठीक है, अभी भी करंट का मान यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट, ठीक है, एफ नॉट पे। तो चाहे इसका ग्राफ खींचो या इसका ग्राफ खींचो, बात एक ही है, सेम टू सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ में कंफ्यूज वगैरह नहीं करना। अच्छा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे करंट मैक्सिमम होता है, इसीलिए क्योंकि जेड का मान इम्पीडेंस कम होता है, ठीक है। तो एक तीसरा ग्राफ आपको दिखा देते हैं, ग्राफ बिटवीन क्या, तो इम्पीडेंस एंड ग्राफ बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ग्राफ बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, देखा जाए, इम्पीडेंस और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चाहे एफ हो या फिर ओमेगा हो, एफ या फिर ओमेगा के साथ किसी के भी साथ आप खींचो, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन में जो है क्या बोलते हैं, मेरा सबसे कम जो क्या बोलते हैं ये होगा, बहुत ज़्यादा कम कर दिए, यानी कि सबसे कम जो होगा, ठीक है, वो मेरा जेड का मान सबसे कम कब होगा, जेड यहाँ पर क्या बोलते हैं, यानी कि जेड का मान मिनिमम जो होगा वो तब होगा जब फ्रीक्वेंसी कैसा हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, या फिर यहीं पर होगा कौन मेरा एफ ओमेगा नॉट भी, ठीक है। तो ये जेड मेरा सबसे कम, और जेड बराबर कितना आर होगा कि नहीं, ये इस तरीके से। और भी ढेर सारा ग्राफ आप चाहो तो यहाँ से खींच सकते हो, ठीक है। कैसा, तो ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, ये सब आपको काम देगा, ठीक है। तो देखो जाए ज़रा सा, एक्सएल है और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, या फिर ओमेगा भी हो सकता था, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक, एफ या फिर क्या ओमेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, चूँकि एक्सएल बराबर होता है क्या, एल ओमेगा, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि एक्सएल बराबर होता है क्या, एल इंटू
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या कहते हैं, ये सीधा रिलेशन है ना, लीनियर इक्वेशन जैसा है कि नहीं, नहीं, y बराबर एम एक्स प्लस सी मेरा ज़ीरो है कांस्टेंट टर्म, यानी कि एकदम सिंपल। अगर ये ज़ीरो तो ये टोटल टर्म भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अगर ये ज़ीरो तो ये भी क्या, ज़ीरो। ये बढ़ेगा फ्रिक्वेंसी तो एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ेगा। एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एक्सएल और एफ का चाहे ग्राफ खींचो, एक्सएल या फिर ओमेगा का ग्राफ खींचो, एकदम सीधा ऐसे। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और भी ग्राफ वगैरह आपको दिखाते हैं। ठीक, लिए स्क्रीनशॉट। चलो कुछ और ग्राफ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं और कुछ ग्राफ देखा जाए ज़रा। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ तो हो गया। आगे हम लोग चाहे तो और भी लिख सकते हैं। क्या चीज़, तो ग्राफ बिटवीन एक्ससी का मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में देखा जाए तो चूँकि क्या बोलते हैं, पहले देख लिया जाए इसके ग्राफ को। अगर जब खींचेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, एक्स सी के साथ अगर ग्राफ खींचेंगे तो चूँकि एक बात है, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा-c। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। अगर क्या कहते हैं ओमेगा का मान बढ़ेगा तो एक्स सी का मान घटेगा। और एक चीज़ आप देखो, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा के जगह पे 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिखोगे ना, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, सी है ही। अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तब भी ये क्या होगा, घटेगा। यानी इसको बढ़ाने से ये घट रहा है तो इसको बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यही चीज़ आप समझ सकते थे। तो इसके और इसके बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके बीच क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सदैव ऐसा होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, इसी में एक चीज़ क्या बोलते हैं और छोटा सा ध्यान में रखना आप। क्या बोलते हैं, एक चीज़ देखो, इम्पीडेंस ऐसा बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक यूनिक ग्राफ है। ग्राफ एक हम आपको खींच करके दिखा रहे हैं, अभी देखा जाए। एक यूनिक ग्राफ है सिंपल सा। जैसे कि अगर मान लिया जाए जिस समय क्या बोलते हैं, ये जो है फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा की बात करें अगर, तो क्या बोलते हैं एक्सएल, एक्ससी और आर सारा चीज़ को मिला दे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखा जाए ग्राफ इधर क्या हो रहा है, एक्सएल है, एक्ससी है और आर है। ठीक है, यानी कि एक्सआर यानी कि आर, सबको मिला करके एक कॉमन ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर ये बढ़ेगा तो एक्सएल का मान, ये एक्ससी का मान क्या होता है, घटता है ना। अच्छा ठीक है, ये तो एक्ससी के हिसाब से ग्राफ हो गया। अगर और इसके अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्ससी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लेकिन एक्सएल का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक्सएल का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये एक्सएल के लिए ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक्ससी और एक्सएल दोनों का मान यहाँ पर बराबर है ना। तो ये जो बराबर वाला पॉइंट है ना, दोनों का मान सेम हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, चाहे इस लाइन में एक्सएल हो या फिर इस लाइन में एक्ससी हो, दोनों का मान क्या है, बराबर है। उस वाले पॉइंट को ही रेजोनेंस कहते हैं। वहीं पर फ्रीक्वेंसी मेरा कौन सा होगा, एफ नॉट यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पे या तो एफ नॉट भी हो सकता है या फिर यहीं पर मेरा क्या हो सकता है, ओमेगा नॉट भी हो सकता है, लिख सकते हो आप। और रही बात रेसिस्टर का, तो रेसिस्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। चाहे आप रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टर का मान हमेशा आर बराबर आर ही रहेगा, अपना एक कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसका कोई फार्मूला में वो तो भी क्या कहते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो आर बराबर वी बाय आई होता है। लेकिन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसको ओमेगा से ना ही लेना देना है, ना ही फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना है, एफ से लेना देना है। क्योंकि लेकिन हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको लेना देना था ना, क्योंकि उसके फार्मूला में वो आता था। रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के फार्मूला में आता नहीं है। तो फिर चाहे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे कितना भी, चाहे घटा दे कितना भी, अगर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर है तो वो आर ही रहेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ा ले या कुछ भी कर ले। तो जो रेसिस्टर है उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मेरा अगर आर है तो आर है तो आर ही रहेगा, चाहे इसको कितना भी बढ़ा ले अनंत तक, तो ये आर का आर ही रहेगा। ये मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट।
तो ये चाहे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई दिक्कत है। तो ये वाला अगर आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, उससे मिटा भी दिए तो चलो। मेन हमको बस यही दिखाना था कि जब क्या बोलते हैं ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सी घटता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल बढ़ता है, और इसी दोनों चेंज करते समय यही एक ऐसा सिचुएशन होता है जिस पॉइंट पर क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो कहलाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कि रेजोनेंस होता है जब एक्सएल बराबर क्या रहता है, एक्स सी होता है। ठीक है, तो उधर का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है ना। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, इसी में क्या होता है और भी कुछ चीज़ है, और भी ग्राफ चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर एक और ग्राफ वगैरह भी आप देखा जाए, पावर के साथ भी चाहते तो ग्राफ खींच सकते थे, करंट के साथ भी ग्राफ खींच सकते थे। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा खींचते हैं ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। अब आप समझ गए होंगे कि चाहे एफ के साथ खींचो या ओमेगा के साथ, बात एक ही है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डिफरेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि एक्सआर के अलग अलग मान के लिए। एक्सआर यानी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अगर बार बार बदलते हैं तब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है करंट पे। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए, एक्सएल बराबर एक्स रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सएल बराबर क्या है, एक्ससी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। यानी कि टोटल का टोटल जो रेसिस्टेंस है सर्किट का, यानी कि नेट इम्पीडेंस, वो किसके बराबर हो गया, रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के बराबर। यानी कि जो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो रेसिस्टर के रेसिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ से ये भी कह सकते हो आप कि जो सर्किट में दौड़ने वाला करंट है वो करंट पूरी तरीके से रेसिस्टर के रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मेरा कम होगा तो करंट ज़्यादा, अगर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मेरा बढ़ाएंगे तो करंट का मान घटने लगेगा ना। अगर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 5 ओम है, करंट अभी 10 एम्पियर चल रहा है, अगर हम 5 ओम से बढ़ा दें रेसिस्टर का रेसिस्टेंस तो करंट अपना वैल्यू से क्या होगा, थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम के बाद भी चूँकि सर्किट का नेट रेसिस्टेंस अभी जो है जेड, वो किसके बराबर है, रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के बराबर। अगर हम मान लिया जाए कि चलो एक्सएल एक्सी बराबर है, लेकिन अगर इसी को ज़बरदस्ती बढ़ाने लग जाएंगे तो थोड़ा सा करंट का वैल्यू तो डाउन आएगा अपनी जगह पर। मैक्सिमम रहेगा अपना सिचुएशन में, लेकिन वो थोड़ा सा वैल्यू उसका डाउन गिरेगा। जैसे कि अगर क्या कहते हैं, ग्राफ खींच करके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो चाहे ये या फिर ये, दोनों में से कुछ भी हो, तो क्या कहते हैं सर्किट में करंट का जो मान है वो अभी मान लिया जाए क्या है, बहुत ज़्यादा है, ऐसे करके। ठीक है, अरे वाह, बहुत ज़्यादा कर दिया है ना। अभी यहाँ पे क्या है, आई नॉट है। ठीक है, अभी क्या कहते हैं रेसिस्टेंस मेरा क्या है, R1 रेसिस्टेंस है। अच्छा, तो इसीलिए क्या कहते हैं अभी मैक्सिमम ये हो रहा है। ठीक है, एफ नॉट या क्या है, ओमेगा नॉट पर ये मेरा मैक्सिमम। अगर हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आर पे डिपेंड कर रहा है, ये R1 हम बोल दिए। अगर हम लोग रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को बढ़ा दें, आर को बढ़ा दें, तो अगर आर को थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे, पहले जितना मान लिया जाए रेसिस्टर का वैल्यू, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू R1 है, तो करंट इतना है अपना, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर कोई क्या करे कि रेसिस्टर तेरी वाला के, लेकिन अगर कोई क्या करे कि रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसको अगर कोई बढ़ा दे, ठीक है, तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो जो करंट अब चूंकि इतना ऊपर तक जा रहा था अब उतना ऊपर तक नहीं जाएगा ना। रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बढ़ाने के कारण अपने आप में रेजोनेंस तो होगा, लेकिन जो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू था ना, वो मैक्सिमम वैल्यू अब उतना नहीं हाइट पकड़ के क्या होगा, हाइट थोड़ा कम ही पकड़ेगा। यानी कि अब जो आई नॉट आएगा अपने आप में वो मैक्सिमम होगा, लेकिन क्या कहते हैं ये अफेक्ट हो जाएगा किसके कारण, ये इसके। अच्छा, ये आई नोड 1 और ये क्या आई नोड 2 कर दिए, आई नोड 2 कर दिए ना, गड़ गया। अच्छा, और अगर ये इस समय रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R2, और अगर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे ना तो फिर क्या कहते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस सिचुएशन अपने आप में होगा, लेकिन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस चूँकि और बढ़ गया है तो अब करंट अब ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि रेसिस्टर का रेसिस्टेंस तो है ना भाई। अगर रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी बराबर होकर कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस तो जिंदा है, वो तो अपना इफेक्ट देगा, उसके कारण तो करंट कम होगा।
तो अगर हम लोग क्या कहते हैं रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, डाउन होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो तो हेयर क्या चीज़ देख सकते हैं, और ये वाला सिचुएशन मेरा क्या है, आई नॉट कौन सा है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो कौन सबसे ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है, R2 उससे कम, और उससे कम क्या है, R3, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अच्छा रेसिस्टेंसेस, अच्छा डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड क्या कहते हैं यहाँ पर I01 जो है वो सबसे ज़्यादा, I0। एक चीज़ और देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस का मान अगर देखें तो R1 का वैल्यू, और ये ऐसे ऐसे ना, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अगर कम रहेगा, ठीक है, तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कम रहेगा, R1 यानी कि कम रहेगा, तब ना करंट मेरा मैक्सिमम और ऊंचाई तक गया। रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अगर हम लोग और बढ़ा दिए, यानी कि R1 से ज़्यादा कर दिए, कौन, R2 मेरा ज़्यादा है, ठीक है, तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तब ना क्या होगा, करंट का मान थोड़ा सा डाउन चल गया। अच्छा, और रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बढ़ा दिए, यानी कि बढ़ा करके R3 कर दिए, तब क्या हो गया, करंट मेरा घट गया। यानी कि सबसे कम रेसिस्टेंस है ये, रेसिस्टेंस मेरा यहाँ पर सबसे कम है, इस ग्राफ के लिए रेसिस्टेंस कम है। तो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस अगर कम रहेगा तो करंट ज़्यादा ऊंचाई छुआ, थोड़ा रेसिस्टेंस और बढ़ा दिए तो करंट कम ऊंचाई छुआ, थोड़ा और रेसिस्टेंस बढ़ा दिए तो करंट और कम ऊंचाई को छुआ। यानी कि सबसे कम रेसिस्टेंस कब था, जब R1 था, फिर उसके बाद रेसिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा के R2 कर दिए, फिर और बढ़ा करके क्या कर दिए, R3 कर दिए, तो जिसके कारण करंट का मान मेरा डाउन होता चला गया। रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट, सॉरी रेसिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज़्यादा, ये कम तो करंट मेरा क्या, ज़्यादा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे ही रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया है, R1 से बड़ा है R2, तो करंट का मान अब मेरा क्या हो गया, घट गया। और ज़्यादा रेसिस्टेंस किए तो करंट और कम हो गया। तो सबसे कम रेसिस्टेंस R1, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस, R3 सबसे बड़ा है रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। अच्छा, जब रेसिस्टेंस कम था तो करंट ज़्यादा था, फिर रेसिस्टेंस थोड़ा और बढ़ाएं तो करंट कम हो गया, ठीक है, और रेसिस्टेंस बढ़ा दिए तो करंट मेरा और कम हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो रेसिस्टेंस जब कम है तो करंट मेरा मैक्सिमम, ये ग्राफ मेरा करंट को दिखा रहा है, ये हम ऐसे ही R1 लिख दिए, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ कि ये R1 वाली सिचुएशन में ही I01 करंट आ रहा है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और बढ़ा दिए, यानी बढ़ा के क्या R2 कर दिए, तो करंट का मान थोड़ा डाउन हो गया। फिर अगर और रेसिस्टेंस बढ़ा दिए, R2 से बढ़ा के क्या R3 कर दिए, तो करंट का मान और गिर गया, ठीक है, यहीं तक में ही। लेकिन अपने आप में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, XL XC बराबर है, अपने आप में मैक्सिमम है, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू रेसिस्टेंस के कम मान पर जितना ज़्यादा करंट था, अब रेसिस्टेंस के ज़्यादा मान पर उतना ज़्यादा करंट नहीं आएगा, कम ही होगा, लेकिन अपने आप में रेजोनेंस रहेगा वो, ठीक है, रेजोनेंस कहलाएगा। अच्छा चलो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वाला चीज़ तो हम कर लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो, ठीक है, इसका तो ले चुके हैं आप, तो इधर का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं बोर्ड मिटा करके, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट वो दोनों यहाँ तक, जो भी पेज नंबर हो ले लिए। चलो देखो अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग चाहे 7वां या 8वां जो नंबर हो, याद नहीं हमको, तो पावर और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ देखते हैं, फिर उसके बाद ट्यूनिंग, शार्पनेस, बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर, सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए पावर के लिए अगर ग्राफ खींचे तो जब सर्किट में पावर बराबर होता है क्या, I²R, ठीक है, जिस वक्त करंट ज़्यादा होगा सर्किट में उस वक्त पावर भी ज़्यादा होगा। और करंट कब ज़्यादा होता है, करंट तब ज़्यादा होता है जब सर्किट में क्या, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट, यही ना होता है, तभी तो ये क्या होगा, क्या कहते हैं, एट ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा नॉट, यही ना, तब ना क्या कहते हैं मैक्सिमम होगा। ये पावर का मान मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट, उसी वक्त करंट भी मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्या। तो यहाँ पर भी सेम ग्राफ खींचेंगे, एकदम सेम टू सेम, ठीक है, ग्राफ वैसा ही आएगा। और मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ओमेगा बराबर क्या रहेगा, ओमेगा नॉट, या यहाँ पर यहीं पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 होगा, ठीक है। तो बस ये इतना सारा चीज़ हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ का कहानी सब खत्म करते हैं। अब हम लोग हेडिंग देते हैं ट्यूनिंग ऑफ सर्किट, ठीक है। उसके बाद शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखेंगे और उसी से ही वहीं पर जानेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का क्या ही, क्यों शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पढ़ना चाहिए वो हमको समझ में आएगा ट्यूनिंग ऑफ सर्किट डिस्कस करने के बाद, ठीक है। ट्यूनिंग ऑफ सर्किट बोले तो क्या कहते नहीं, वो ट्यूनर वगैरह सब यूज़ करते हैं। जैसे रेडियो है तो रेडियो में नहीं सिग्नल ऐसे घुमाते हैं तो 98.3 FM, या पूर्णिया वगैरह में, यहाँ पर तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक चैनल चलता है 103.7 103.7, ठीक है, पूर्णिया स्टेशन है यहाँ का, ठीक है। तो उसी तरीके से अलग अलग घुमाते चले जाएंगे तो वो, या फिर रिमोट से चैनल चेंज करते हो ना, तो वो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वही ट्यूनिंग ऑफ सर्किट है, देख लेते हैं ज़रा सा, फिर शार्पनेस, क्यू फैक्टर और वो बैंडविड्थ वगैरह सब चीज़ देखेंगे। तो हेडिंग देते हैं क्या, ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। अभी हम लोग जो है ट्यूनिंग ऑफ सर्किट पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ट्यूनिंग ऑफ सर्किट कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि सर्किट को ट्यून करेंगे, ठीक है। ट्यून करने का मतलब मैचअप कराएंगे किसी चीज़ से, है ना, अपना ट्यून से ट्यून मिलाएंगे। देखो क्या चीज़ है, सुर से सुर मिलाएंगे। देखो क्या कहने का अर्थ हुआ, जैसे कि अगर क्या कहते हैं आपके पास कोई एक रेडियो है, रेडियो में क्या कहते हैं ढेर सारा इस तरीके से ये रहता है ना सिग्नल वाला करने के लिए। ये मान लिया जाए कोई है कि एक 98.3 है, ये हो गया पूर्णिया वगैरह में चलता है, पूर्णिया का स्टेशन, रेडियो स्टेशन 103.7 पूर्णिया का, ठीक है। मान लो और भी कुछ है 96 क्या कहते हैं 0.7 है, इस तरीके से है। तो क्या कहते हैं इतना मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, या इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, इतना 9.7 मेगाहर्ट्ज क्या कहते हैं, या इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, या इतना जो भी हो, या इतना मेगाहर्ट्ज है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं ये सारा फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास आ रहा है, और भी ढेर सारा फ्रीक्वेंसीज़ आ रहा है, यानी कि ढेर सारा रेडियो चैनल जो है वो सारा फ्रीक्वेंसीज़ अपना वहाँ से भेज रहा है, ठीक है। और हमको क्या करना है बस कि हम यहाँ पर से जब घुमाएंगे ना, तो घुमाने के बाद यहाँ रेडियो के अंदर में लगा रहता है एक LCR सर्किट, LC और R सर्किट, ठीक है। और इस LCR सर्किट में क्या कहते हैं क्या होता है कि हम लोग जब इस कांटा को घुमाते हैं ना, तो उसके कारण ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो मेरा वैरी करता है, बदलता है। तो कैपेसिटेंस बदलने से फिर क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पर है क्या कहते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज किए, या क्या कहते हैं ओमेगा का मान चेंज किए, तो XC बराबर होता है 1 बाय क्या, ओमेगा C, अच्छा ठीक है। या फिर क्या कहते हैं XL बराबर क्या होता है, L ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का मान चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो क्या कहते हैं ये मान लिया जाए इसको ऐसे 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 से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस वगैरह एक्चुअल में ना अंदर में क्या होता है ना कि कैपेसिटेंस वगैरह बदल के या इंडक्टेंस का वैल्यू को छेड़छाड़ करके ही जो है क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला सिचुएशन, मतलब क्या किया इस सब चीज़ों को बदल करके ही ओमेगा वगैरह को डिस्टर्ब किया जाता है। और ओमेगा का मान बदलते 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 जब ओमेगा का मान ओमेगा नॉट के बराबर होता है तो रेजोनेंस होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ट्यूनिंग कहने का मतलब इस डिवाइस का जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो ओमेगा है, ठीक है, इस डिवाइस का जो ओमेगा है उसको अगर मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं तो ओमेगा का मान अगर कहते घुमाते 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 जैसे ओमेगा का मान क्या कहते हैं 96.7 होगा, ओमेगा का मान कितना होगा 96.7 होगा, तो तुरंत क्या कहते हैं या मान लिया जाए रेडियो मिर्ची है अगर, तो रेडियो मिर्ची क्या कहते हैं ये जो भी हो 98.3 हो या फिर जो भी कोई हो क्या कहते हैं FM हो, ये FM का कोई पहला चैनल है, वो चैनल के बराबर चैनल का जो फ्रीक्वेंसी है उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर का अपना रेडियो का फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इस डिवाइस का नेचुरल फ्रीक्वेंसी 96.7 और क्या बोलते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी तो ढेर सारा है, ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ये वाला जो है उसके साथ हमारा डिवाइस का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और डिवाइस का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस वक्त सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमको अच्छा से सिग्नल वगैरह सुनाई देगा ये वाला, ठीक है। और भी चीज़ बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मान लिया जाए इसी को ट्यूनिंग वगैरह को चेंज करते करते क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी इस सर्किट का यानी रेडियो का फ्रीक्वेंसी को चेंज करते 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 हम क्या किए, फ्रीक्वेंसी एक बार कर लिए, अपना डिवाइस का फ्रीक्वेंसी कर लिए 98.3, ठीक है मेगाहर्ट्ज। तो जैसे 98.3 कर लिए अगर हर्ज फ्रीक्वेंसी कर लिए तो क्या होगा, हर्ज या मेगा जो भी हो रहे हैं क्या कहते हैं, तो उस वक्त जैसे ही हमारा रेडियो का फ्रीक्वेंसी से या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ये वाला मैच करेगा तो उस समय सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि उस वक्त रेजोनेंस हो जाएगा। फिर अगर चेंज करते 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 मान लिया जाए हम लोग अपना डिवाइस का फ्रीक्वेंसी को 103.7 मेगाहर्ट्ज अगर कर लिए, तब उस वक्त क्या कहते हैं और इसको चेंज करते करते इस डिवाइस का फ्रीक्वेंसी 103.7 कर लिए अगर, तो इसका फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसके साथ ये मैचअप कर जाएगा,
तो ये वाला सिग्नल हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखलाई देगा। तो यही जो प्रोसेस है ना, यही मेरा ट्यूनिंग कहलाता है, ट्यूनिंग ऑफ सर्किट। ठीक है, इसी चीज़ को ना थोड़ा अच्छे से हम और ज़रा सा बता देते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखो आप एक ग्राफ की मदद से इस सब चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, क्या चीज़, जैसे कि मान लिया जाए अगर कहते हैं ओमेगा या फिर क्या है फ्रीक्वेंसी है जो भी, तो ओमेगा ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो कहते हैं ओमेगा के हिसाब से ये यहाँ पर ऐसे करके सर्किट है। ठीक है, अब क्या है कि जब भी कहते हैं यहाँ बीच में ओमेगा नॉट है, उस वक्त करंट का मान क्या रहेगा सर्किट में सबसे ज़्यादा, और मैक्सिमम करंट को आई नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं अपना डिवाइस का फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा को, ओमेगा का वैल्यू इससे थोड़ा सा बढ़ाओगे, तो जैसे बढ़ाओगे तो ये यहाँ वाले सिचुएशन पे कहीं पर यहाँ पे पहुँचे या यहाँ तक मान लिया जाए बढ़ाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अगर इस ओमेगा का जो वैल्यू है उसको ओमेगा नॉट से थोड़ा कम किए, तो कम करोगे तब भी सर्किट में क्या होगा, करंट का मान तो कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि जब भी कोई सिग्नल आपको सुनाई देता है ना, तो अगर ये वाला सिचुएशन जो यहाँ पर ये है, एक क्या है मेरा, मान लिया जाए 98.3 FM है, 98.3 है। ठीक है, 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है ये वाला सिचुएशन। ओमेगा नॉट का मान कितना है, 98.3। ठीक है, इसका मान लिया जाए क्या है, 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है, या कुछ भी अपना फ्रीक्वेंसी का मान है। यहाँ पर ओमेगा नॉट भी है, यहीं पर क्या मेरा फ्रीक्वेंसी भी है, उसका मान है इतना मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, अच्छा अगर क्या कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान को यानी कि एफ़ का हो या इसका ओमेगा का हो, इसका मान को थोड़ा सा अगर इधर बढ़ाते हैं या थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं तो करंट का मान हल्का कम हो जाएगा सर्किट में, लेकिन फिर भी हमको क्या होगा ना, थोड़ा सिग्नल सुनाई देगा, आवाज़ सुनाई देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका 103.7 पे अगर क्या कहते हैं रेडियो चैनल पकड़ रहा है तो 103.8 तक भी या 103.6 तक भी पकड़ेगा, 103.8 तक भी पकड़ेगा, थोड़ा अगल बगल तक भी पकड़ता है ना। अच्छा ठीक है, सिग्नल आता है। इसी में क्या किया जाता है कि एक मान लिया जाए कोई रेडियो चैनल है तो उसको 98.3 का ये दे दिया गया कि आप 98.3 पर ही आपका प्रसारण होगा, वो लाइसेंस ले लिया कि हम 98.3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का ही वेव जनरेट करेंगे। अब कोई दूसरा जो है वो 98.3 का क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला जो है वेव जनरेट नहीं करेगा, वो रेडियो स्टेशन से वो नहीं निकालेगा। ठीक है, ऐसे करके हर कोई का अपना अपना चैनल अपना अपना बुकिंग करवा लेता है। तो कोई दूसरा है अगर मान लिया जाए तो उसके अनुसार क्या कहते हैं किसी और पे बुकिंग कराया हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, सिचुएशन कुछ यहाँ होगा। ये मान लिया जाए ये है 103.7 वाला, वो बुकिंग कराया हुआ है। ठीक है, तो और इसमें भी क्या कहते हैं यहाँ पर ओमेगा नॉट अपना ये कुछ अलग होगा, तो इसके लिए भी करंट का मान कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का रेंज, अगर क्या कहते हैं ओमेगा नॉट या फिर यूँ कहें कि एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का मान अगर क्या कहते हैं ये मान लिया जाए पहला वाला है, तो ये क्या है कोई दूसरा रेडियो स्टेशन के लिए, ये पहला किसी रेडियो स्टेशन के लिए है, तो उसके लिए क्या कहते हैं अगर मान लिया जाए हम लोग अपना डिवाइस का फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं ओमेगा नॉट 1 रखेंगे के बराबर रखेंगे, तो ये रेडियो मिर्ची अगर है तो क्या कहते हैं रेडियो मिर्ची सुनाई देगा। और अगर क्या कहते हैं ओमेगा नॉट का मान इस दूसरे वाले वैल्यू के बराबर करेंगे यानी कि 103.7 करेंगे तो इसके साथ मैच कर जाएगा और ये पूर्णिया स्टेशन है। ठीक है, तो वो हमको सुनाई देगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा भी आप देखते होंगे कि एक साथ में दो चैनल भी पकड़ता है। ठीक है, मान लिया जाए इधर गाना भी चल रहा है और उधर कोई न्यूज़ भी चल रहा है, दोनों चीज़ अगर एक साथ हो गया, ठीक है, तो एक साथ होने का सिचुएशन वो यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला चीज़ में यहाँ पर क्या हालते हैं आपको क्या हालते हैं थोड़ा बहुत इसका और इसका साउंड मिलने का संभावना है, लेकिन यहाँ पर चूँकि करंट का मान सर्किट में तो बहुत कम हो गया है ना, सर्किट में करंट का मान कम हो गया है तो उतना ज़्यादा सुनाई देने का चांसेस नहीं है। हाँ, सुनाई कब देता, अगर मान लिया जाए कोई एक ऐसा रेडियो स्टेशन होता जो कि थोड़ा ऐसे करके होता, यानी कि इसके बहुत करीब होता है, यहाँ पर कोई एक रेडियो स्टेशन होता ना, तब फिर मिलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर का बीच का फ्रीक्वेंसी अगर कोई है, कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश जिसके लिए क्या कहते हैं इस वाले का भी कुछ वैल्यू मिल रहा है और इस वाले का भी कुछ, तो ये भी करंट का मान कुछ ना कुछ, यहाँ पर करंट का मान तो अपने आप में थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इस वाले रेडियो चैनल को भी सुन पाते, इस वाले रेडियो चैनल को भी सुन पाते। ये अगर मान लिया जाए 99.5 है अगर, तो ये वाला का और ये वाला का दोनों का साउंड अगर यहाँ पर क्या कहते हैं आप ये ऐसे घुमाने का मतलब समझो आप कांटा वाला जो घुमाते हैं ना, वही कांटा अगर यहाँ पर रहता ना
तो आपको क्या होता है, इधर का भी और इधर का भी सुनाई देता है। तो ठीक है, ये चीज़ सुनाई ना दे इधर का और इधर का भी ज़्यादातर, उसके लिए क्या करना चाहिए ना, ये वाला जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई मेरा थोड़ा कम रहना चाहिए। ये चौड़ाई मेरा जितना कम रहेगा ना, तो ये अपना अलग, वो अपना अलग, नहीं सेपरेशन दोनों के बीच हो जाएगा। तो क्या बोलते, एक ग्राफ का ये है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो दूसरा वाला है तो उसका भी अपना ऐसे होना चाहिए, तीसरा कोई रेडियो चैनल है तो उसका अपना ऐसा होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा कम चौड़ाई रहेगा ना उतना अच्छा है, सब अपना अलग 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 रहेगा। लेकिन अगर कोई अपना हाथ पैर ज़्यादा पसार दिया है, मान लिया जाए क्या बोलते यही है, ये एक चैनल है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा अगर ऐसा होगा जो ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं फैला करके रखेगा, ये जिसका ये ज़्यादा चौड़ा होगा, तो और सबके इसमें भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगा, बाद बाकी दूसरे सबका भी चैनल लेगा, तो ज़्यादा हाथ पैर पसार के रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दूसरे के क्षेत्र में चला जाएगा ना वो। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चौड़ाई है ना, ये मेरा जितना कम रहेगा, यानी कि हम मान लिया जाए, एक बात करते हैं, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे मान लिया जाए ω1 से लेके ω2 तक के बीच का जो रेंज है ना, इस रेंज में हमको जो भी सिग्नल आ रहा है वो सब पकड़ रहा है। वो सब सिग्नल कहाँ से कहाँ तक पकड़ेगा वो भी आप समझो। अगर क्या कहते हैं, मान लिया जाए इसी के बीच में एक फ्रेश ग्राफ बनाते हैं, देखा जाए, इस सब का उतना ज़रूरी नहीं है, आप समझो, बस खाली समझने के लिए है आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर क्या बोलते हैं, मान लिया जाए ये कोई है, किस तरीके से कोई ग्राफ है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ω0 है, और कहाँ से कहाँ तक का सिग्नल हमको आएगा ये भी चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो कि यहीं से बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है। मान लिया जाए अगर आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है कितना, 98.3 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो अगर आप 98.3 के बजाय 98.4 भी अगर रखते हो, फ्रीक्वेंसी को कितना कर लेते हो, 98.4 भी कर लेते हो, तब भी आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करंट तो आपको मैक्सिमम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ही रहेगा, और सिग्नल आप देख पाओगे। 98 पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, 98.4 भी हो गया, या फिर अगर आप 98.5 भी अगर कर लेते हो, ठीक है, तब भी आपको क्या होगा, सुनाई देगा। 98.5 भी कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा लेते हो, तब भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा और यहाँ तक भी चलेगा, लास्टली कहाँ तक, यहाँ तक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है वो हम बता देते हैं अभी, ठीक है। उस वक्त पावर का मान अगर आधा देखा जाए, फिर इधर अगर फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा कम करते हो, 98.2 करते हो, तब भी आपको सुनाई देगा, 98.1 करते हो तब भी सुनाई देगा, 98 तक भी आपको सुनाई दे रहा है सिग्नल, ठीक है। यानी कि 98 तक इधर, और इधर 98.6 तक, मान लीजिए 98.7 तक उधर आपको सुनाई दे दिया, या 6 तक भी उधर सुनाई दे दिया, ठीक है, या 98 तक, या यहाँ तक 98.6 तक आपको सुनाई दे दिया। तो यानी कि ये है मेरा जो मेन है 98.3 है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा उधर भी बढ़ सकते हो, थोड़ा सा इधर भी बढ़ सकते हो, लेकिन कितना आगे बढ़ सकते हो, उधर या इधर, उसमें भी एक चीज़ है कि कहाँ तक ज़्यादा का ये सिग्नल आएगा आपको या कम में सिग्नल आएगा। तो उसके लिए क्या है कि जब तक सर्किट में पावर का मान आधा ना हो जाए, यहाँ पे पावर अभी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अगर पावर का मान मैक्सिमम वैल्यू का अगर आधा हो जाता है जिस सिचुएशन तक के लिए, उतना दूर का जो रेंज है ना में अगर आपका फ्रीक्वेंसी है तो वो सुनाई देगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर भी है, पावर अगर आधा हो गया है, मान लीजिए करंट का मान अगर क्या कहते हैं, करंट का मान अभी I0 यानी कि मैक्सिमम करंट है, ठीक है, अगर तो पावर भी क्या है, मैक्सिमम है। अगर पावर का मान जब तक आधा ना हो जाए तब तक अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बदलेंगे या इधर करेंगे तो थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा गिरेगा, करंट भी गिरेगा, जिसके कारण पावर भी गिरेगा। तो पावर गिरते गिरते कहाँ तक, अपना आधा, मैक्सिमम वैल्यू का अगर आधा तक है तब तक तो हमको सिग्नल सुनाई देगा। यानी कि अगर यहाँ पर है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू का ये वाला पोजीशन को आधा कर दिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी मेरा क्या कहते हैं चेंज करते 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 यहाँ तक आया तो सुनाई देगा। इसके बाद अगर चले जाएंगे तो मेरा पावर भी क्या होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो पावर का मान मेरा मैक्सिमम वैल्यू से के आधा से भी क्या कम हो जाएगा, तब हमको वो वाला सिग्नल सुनाई नहीं देगा, ये रेडियो स्टेशन सुनाई नहीं देगा। तो हम चाहते हैं क्या कि ज़्यादा रेंज तक नहीं सुनाई देना चाहिए ना। और ये हम जो बता रहे हैं उस वक्त करंट का मान, इसी समय जब पावर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है ना, उस समय करंट का मान I0/√2 होता है। जैसे आप देखो पावर बराबर क्या कहते हैं, पावर अगर मैक्सिमम पावर है
तो क्या होते बराबर क्या फार्मूला होता है, आई नोट का स्क्वायर इंटू क्या आर रेसिस्टेंस, यानी कि ये मैक्सिमम करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। पावर का मान आधा हो जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, देखा जाए तो अगर करंट का मान मेरा आई नोट बाय √2 अगर ले लेते हो ना करंट का मान, तो करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस करो तो क्या बोलते हैं आई नोट का स्क्वायर है बाय √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू क्या आर, तो आई नोट स्क्वायर क्या बोलते हैं यहाँ देखो तो आई नोट का स्क्वायर पावर की बात करें अगर तो जब करंट का मान आई नोट बाय √2 ले लेते हैं तो उस समय पावर देखो आपका क्या आता है, पावर बराबर क्या होगा आई नोट का स्क्वायर इंटू आर मेरा मैक्सिमम पावर था और उसका क्या आधा, पावर बराबर क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर का आधा। कब होगा, जब आई नोट का मान हम ये करंट का मान क्या रख लेते हैं आई नोट बाय √2, तो पावर का मान मैक्सिमम वैल्यू का आधा तब होता है जब करंट का मान कितना हो जाए आई नोट बाय √2, ठीक है। तो क्या कहते हैं यानी कि जब हम लोग इस सब सिग्नल को इस तरीके से बढ़ाएंगे घटाएंगे इधर इधर लेकर के चलेंगे ना, तो हमको पावर क्या कहते हैं मिलेगा, लेकिन कब तक हम लोग सिग्नल को सुन पाएंगे, जब तक कि क्या कहते हैं जो पावर है सिग्नल का जो पावर है वो मेरा क्या अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा तक है, तब तक तो हमको फ्रीक्वेंसी रखने पे सुनाई देगा। लेकिन उससे अगर कम इधर कम की अगर फ्रीक्वेंसी को, तो पावर मैक्सिमम वैल्यू से भी के मैक्सिमम वैल्यू के आधे से भी कम हो जाएगा, यानी कि पावर अपना आधा से भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो हमको वो वाला चीज़ का सिग्नल नहीं सुनाई देगा। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से ज़्यादा कर दिए और क्या बोलते हैं पावर का मान अगर आधा से भी कम हो गया, तब भी हमको वो वाला चैनल जो है वो सुनाई नहीं देगा। तो हमको एक काम करना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं फैला दें उतना अच्छा नहीं। अगर क्या बोलते हैं चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का सिग्नल एकदम बहुत अच्छा है ना, तो उसके लिए ना ये वाला जो रेंज है ना, ये रेंज मेरा जितना कम रहेगा, तो जितना कम रहेगा तो एकदम सटीक क्या बोलते हैं बस क्या बोलते हैं 98.3 हुआ, तो 98.3 किए। अब तो डिजिटल रेडियो वगैरह होता है तो 98.3 क्लिक कर दिए या सेट कर दिए, मोबाइल वाल का रेडियो में भी 98.3, तो सीधा ये यहाँ पकड़ लिया बस हो गया। 98.3 से 98.4 तक ज़्यादा जाएगा, या फिर बस उससे ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो फिर सिग्नल गायब हो जाता है, वो आता नहीं है। यानी कि ये वाला जो रेंज है ना, ये रेंज मेरा जितना कम रहेगा ना उतना अच्छा है सिग्नल के लिए, उतना ज़्यादा ये शार्प होगा। शार्प होने का मतलब तीव्र होगा तो और ज़्यादा ये अच्छा से करंट ज़्यादा वैल्यू देगा। और ज़रा सा भी आप इधर या इधर करोगे तो बहुत ज़्यादा पावर का मान गिर जाएगा, जिसके कारण क्या कहते हैं वो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। यानी हल्का सा भी काटा इधर या इधर कर दोगे तो सिग्नल उसका आना बंद हो जाएगा। एकदम यहाँ पे बीच में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा सिग्नल आएगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं जितना ज़्यादा ये तीव्र होता है, यानी जितना ज़्यादा कम होगा ना उतना अच्छा है, और सब भी चैनल वगैरह को जगह मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये ज़्यादा फैला रहेगा तो इसका और इसका दोनों क्लैप्स करने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे इसका भी साउंड उसका भी साउंड आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये जो चौड़ाई है ना, ये जितना कम रहे उतना अच्छा, यानी कि ये जो ग्राफ है ये जितना शार्प रहेगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग जानेंगे एक बात कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेंज का जितना इसके करस्पॉन्ड जितना भी फ्रिक्वेंसी का ये जो रेंज है, यही रेंज मेरा फ्रिक्वेंसी का कहलाता है क्या बैंड विड्थ, ठीक है। यानी कि हमको कोई रेडियो चैनल 98.3 का साउंड यहाँ पर भी आएगा और यहाँ तक भी आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है ये रेंज मेरा ही कहलाता है क्या बैंड विड्थ। और हाँ, बैंड विड्थ कम होना चाहिए, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये जो फैलाव है ये जितना ज़्यादा कम होगा ना तो ये तो उतना ज़्यादा शार्प बनेगा ना, उतना ये जितना ज़्यादा कम होगा तो उतना तीखा ऐसे बनेगा ना, तीव्र इस तरीके से ग्राफ, तो उतना ज़्यादा तीव्र होगा ना तो सिग्नल ना वो भी अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते मान लीजिए ये तीव्र है, अब ज़रा सा भी हिलाए तो सिग्नल गया, लेकिन अगर एक जगह पोजीशन पे है तो बहुत अच्छे तरीके से हमको मिल गया। तो ये जितना कम करोगे तो ये हाइट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। ये जितना ज़्यादा जिस रेंज तक का फ्रिक्वेंसी हमको सुनाई देता है ना, फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल पकड़ लेता है, वो रेंज मेरा जो है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक यही कहलाता है क्या बैंड विड्थ, ठीक है। तो ज़रा सा एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हम लोग अब आगे बात करते हैं, ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में। लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे चर्चा करते हैं। देखा जाए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पे बात करते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग वगैरह है वो बस समझने के लिए है कि अच्छा क्या होता है ट्यूनिंग वगैरह मैचअप कराने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह सब वो सब चीज़ काम देने वाला है। ट्यूनिंग बस सिर्फ ऐसे समझने के लिए था, ठीक है। वो थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए थी हल्की सी बस, ठीक है। चलो देखा जाए, जैसे कि अब बात करते हैं क्या बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का शार्पनेस यानी कि जो वो जो ग्राफ बनता है ना रेजोनेंस का,
वो एकदम अगर शार्प है यानी कि तीव्र है इस तरीके से, तो वही चीज़ बताता है मेरा। और वो जितना ज़्यादा तीव्र होगा, जितना ज़्यादा शार्प बनेगा, उतना ज़्यादा सिग्नल अच्छा मिलेगा हम लोग को, क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से सुन पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ओमेगा के साथ अगर क्या कहते हैं ग्राफ अगर खींचते हैं ये बार बार ये यहाँ पर क्या कहते हैं करंट का, तो उस समय एक चीज़ देखा जाए करंट है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ये मेरा देखो आप ग्राफ एकदम काफ़ी शार्प जैसा दिख रहा है ना, शार्प यानी कि कितना नुकीला जैसा, ठीक है। यही शार्पनेस कहने का अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा शार्प रहेगा उतना ही ये ठीक है, ओमेगा नॉट है। अब जरा सा बढ़ाएं उधर, तो अब यहाँ पर आ गए तो ये मेरा पावर का आधा वैल्यू से भी कम हो गया, अब हमको सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, अब हमको दूसरा सिग्नल दिखाई देगा ना, ठीक है। अब इसका आधा हल्का सा बढ़ाएं तो अगला सिग्नल सुनाई देगा। तो ये इस तरीके की चीज़ के लिए ये यहाँ पर क्या है, आई नॉट है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे पावर भी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मान लिया जाए ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके इस पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या है, मेरा पावर जो है वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू का क्या है, आधा है। और करंट की बात करें अगर तो वो कितना है, आई नॉट बाय √2 है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग ये वाला फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल हम लोग को मिलेगा, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इस वाले फ्रीक्वेंसी पर भी सिग्नल हम लोग को मिलेगा। यानी कि ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी, इसका नाम रख दिए ओमेगा 2, इसका नाम रख दिए क्या, ओमेगा 1। और यहाँ बीच में जो है हमारा क्या कहते हैं एकदम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ना, इसका नाम क्या है, ओमेगा नॉट। तो हम लोग जब भी सिग्नल को सुन पाएंगे तो रेडियो का फ्रीक्वेंसी कितना से कितना तक रखेंगे तो सुन पाएंगे। अगर ओमेगा नॉट रखते हैं तो बहुत अच्छा साउंड आएगा, ठीक है। अगर बढ़ाते ओमेगा नॉट तक लेकर के जाएंगे तो भी पावर थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी हमको साउंड आएगा। और अगर यहाँ पे है तो मैक्सिमम, और अगर क्या कहते हैं ओमेगा नॉट का मान कम करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी को अगर कम करते हैं तब भी हमारा क्या होगा, यहाँ तक अगर आते हैं तब भी हमको क्या होगा, साउंड हल्का सुनाई देगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको इस रेंज के फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नल हमको मिलेगा। लेकिन हाँ इधर थोड़ा कम या और इधर भी हल्का कम, लेकिन बीच में क्या सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक के रेंज में हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह सुनने को आराम से मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, कहाँ से कहाँ तक हमको मिल जा रहा है फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए, ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का यहाँ से यहाँ तक का इतना रेंज, ये रेंज ही मेरा क्या है, क्या कहते हैं बैंडविड्थ कहलाता है। रेंज ऑफ क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, यानी कि कहाँ से कहाँ तक। ये ओमेगा 2 में से फाइनल में से क्या करते हैं, ओमेगा 1 घटा लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 15 है तो 15 में से क्या किए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 10 है तो 15 में से 10 घटाए तो ये 5 का रेंज आ गया, ये वही है, ठीक है। ओमेगा 2 माइनस क्या, ओमेगा 1। अच्छा एक चीज़ और देखा जाए, ओमेगा नॉट से इधर का जितना वैल्यू है, ओमेगा नॉट से इधर जितना बढ़ा है उसको डिनोट कर दिए डेल्टा ओमेगा से, और ओमेगा नॉट से इधर जितना कम है उसको भी डिनोट कर दिए क्या चीज़ से, डेल्टा ओमेगा से। इधर से इधर जितना ज़्यादा इधर भी उतना ही कम हमको करना पड़ता है। ये और ये बराबर रेंज रहता है ना, क्या है कि नहीं, बराबर का रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी बराबर, तो इससे उधर जितना ज़्यादा वो डेल्टा ओमेगा, इससे इधर जितना कम ये मेरा क्या डेल्टा ओमेगा, और ये क्या डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ठीक, तो यानी कि क्या कहते हैं इस ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटा देंगे तो ये रेंज आ जाएगा। और ये रेंज कितना होगा, ये डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। 2 डेल्टा ओमेगा हुआ ना भाई। यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेंज है ये डेल्टा ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है इसको भी क्या बोलेंगे, डेल्टा ओमेगा। तो क्या कहते हैं मेरा क्या कहते हैं बैंडविड्थ कितना हो गया है, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा मिलके क्या 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटाएंगे तो यही चीज़ मिल जाएगा। यही मेरा क्या है, बैंडविड्थ है। इसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ ना, जिस रेंज तक के लिए हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह मिलता है। डेल्टा ओमेगा यानी कि जितना सा चेंज करते हैं इतना में, जितना का चेंज करते हैं ओमेगा का इधर, या जितना का चेंज करते हैं इधर, यही मेरा डेल्टा ओमेगा से। तो इधर का चेंज और इधर का ये 2 डेल्टा ओमेगा, यही मेरा क्या है, बैंडविड्थ है। अच्छा शार्पनेस की बात करें अगर, तो शार्प मेरा कब होगा, ये जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उतना ज़्यादा ना तीव्र होगा। एक और ग्राफ देखो आप, जो कि एकदम भद्दा सा है, ये मेरा शार्प नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्या कहते हैं हम लोग ये ऐसा ग्राफ खींचते हैं, ये देखो तो ये क्या शार्प है, इसको देख के लग रहा है शार्प, नाखून चाकू का धार के जैसा एकदम शार्प है क्या, नहीं है।
नुकीला एकदम नहीं है, शार्प नहीं है, ये नहीं है, ये है शार्प। कैसे हुआ भाई? तो ये मेरा कम होना चाहिए और ये मेरा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। तो ये ऊपर उठा हुआ होना चाहिए यानी कि ओमेगा नॉट का मान ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो शार्पनेस है क्या कहते हैं शार्पनेस, वो क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ओमेगा नॉट के। ओमेगा नॉट जितना ज़्यादा ये उतना उठेगा, और क्या कहते हैं यही शार्पनेस जो है क्या कहते हैं मेरा शार्पनेस, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बैंड विड्थ के। ठीक है, ये जितना ज़्यादा कम चौड़ा होगा, ये कम चौड़ा होगा तब ना भाई, कम चौड़ा होगा तब ऊपर होगा क्या? इससे ज़्यादा ये शार्प है ना, तो ये मेरा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि बैंड विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि यूँ कहें तो शार्पनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा ये होना चाहिए। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इस वाले को और इस वाले को कंबाइन कर देंगे तो जो शार्पनेस आएगा, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा नॉट। यहाँ पर क्या बोलते हैं कांस्टेंट के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं 1 लेंगे, इसीलिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। तो शार्पनेस जो है वो शार्पनेस बराबर ये 1 बराबर में 1 तो कुछ मतलब नहीं रहता, ओमेगा नॉट बाय क्या 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, ये ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शार्पनेस बराबर ओमेगा नॉट बाय क्या 2 डेल्टा ओमेगा, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय क्या बैंडविड्थ, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं भाई इसको, क्या लिख सकते हैं इसको अच्छे से कर देते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बराबर क्या हो गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय क्या बैंड विड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है बाय क्या बैंड विड्थ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो, वो जितना ज़्यादा क्या कहते हैं बैंडविड्थ कम होगा, ये कम होगा उतना ज़्यादा शार्प होगा, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं मेरा क्या होगा शार्पनेस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा शार्प होता है ना तो उतना ज़्यादा ना सिग्नल का क्वालिटी अच्छा हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ मेरा जो है क्वालिटी फैक्टर भी कहलाता है, हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और है, बहुत कम लोग ही बताते होंगे आपको कि ये जो बैंड विड्थ है ना, बैंड विड्थ मेरा क्या कहते हैं 2 डेल्टा ओमेगा, ये 2 डेल्टा ओमेगा के लिए एक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, वो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, 2 डेल्टा ओमेगा जो है इसका एक्सप्रेशन आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एनसीईआरटी का हेडिंग में उसके बाद कैलकुलेशन लंबा चौड़ा करके लाया है, वो आपको दिखलाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं ज़रा सा पहले क्या डेरिवेशन ऑफ बैंड विड्थ है ना, क्या बोलते हैं, या एक्सप्रेशन फॉर बैंड विड्थ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं नॉन टर्म में, आर और एल के टर्म में आएगा आपको। तो देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिए पहले। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा बैंड विड्थ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, देखा जाए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं बैंड विड्थ का। ठीक है, बैंड विड्थ का फार्मूला R/L होता है, वही कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। क्या होता नहीं होता आप पहले समझो, देखो तो अच्छे तरीके से। यहाँ से क्या बोलते हैं ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस पर करंट का मान मेरा मैक्सिमम, पावर भी मैक्सिमम। अगर क्या बोलते हैं यहाँ के बाद बढ़ाते हैं तो करंट कम होगा, चाहे इधर करते हैं फ्रीक्वेंसी तब भी करंट कम होगा, और तब तक हमको सिग्नल समझ में आएगा, सुनाई देगा, जब तक फ्रीक्वेंसी मेरा कहाँ तक ओमेगा नॉट तक है, यानी कि पावर जो है मेरा वो क्या हो मैक्सिमम वैल्यू का आधा है। यानी कि करंट का मान जब तक I0/√2 रहता है तब तक वाले फ्रीक्वेंसी के लिए उसके करस्पॉन्ड, इस करंट के करस्पॉन्ड या इस पावर के करस्पॉन्ड जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी तक के लिए मेरा साउंड समझ में आता है, सुनाई देता है हमको ना, रेडियो वगैरह में सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो बैंड विड्थ क्या हुआ, यहाँ से डेल्टा ओमेगा तक इधर बढ़ गए। अच्छा, और यहाँ से इधर भी क्या है डेल्टा ओमेगा ना, तो यानी कि इससे इधर डेल्टा ओमेगा बढ़ सकते हैं या तो इससे इधर डेल्टा ओमेगा कम हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है मेरा बैंड विड्थ कहलाता है, वहाँ तक हमको सिग्नल मिलेगा ना। अच्छा ठीक है, ये में तो मेरा क्या है बैंड विड्थ है भाई, बैंड विड्थ मेरा क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं क्या होगा डेल्टा ओमेगा मिल करके 2 डेल्टा ओमेगा। या तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ फाइनल में से इनिशियल घटाते तो ये मिल जाता, यानी कि ओमेगा 2 माइनस क्या ओमेगा 1। एनसीईआरटी क्या किया है ना,
अपने बुक में इसका नाम ओमेगा 1 रख दिया है और इसका नाम ओमेगा 2 रख दिया है बस, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका बाद वाले को ओमेगा 2 और पहले वाले को ओमेगा 1 रख करके बातचीत कर रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी का डेरिवेशन अगर देखोगे तो उसमें जहाँ जहाँ ओमेगा क्या बोलते हैं 1 है लिखा हुआ, वहाँ वहाँ हमने ओमेगा 2 लिख दिया है बस, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब देखा जाइए बैंडविड्थ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन चूँकि क्या बोलते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, करंट बराबर, करंट का जो मान है वो बराबर होता है क्या, ईएमएफ बटे क्या, इम्पीडेंस होता है ना। अगर क्या बोलते हैं मैक्सिमम क्या बोलते हैं वोल्टेज है तो मैक्सिमम यहाँ पे करंट है, अगर इम्पीडेंस अगर मिनिमम है तो ये हमारा मैक्सिमम वाला सिचुएशन मैक्सिमम मिलेगा। कब, अगर ये जेड मेरा क्या है मिनिमम है तब, यानी कि एट रेजोनेंस कंडीशन में जेड मेरा मिनिमम, करंट मैक्सिमम, ठीक है, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बटे रेसिस्टेंस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, चूँकि ये एक LCR सर्किट के लिए ना काम कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए, LCR के लिए, ठीक है। तो LCR सर्किट में क्या बोलते हैं, अगर हमको Z चाहिए तो Z का मान क्या है, अगर मान लिया जाए XL बड़ा है किससे, XC से, और ये तो मेरा क्या है बेचारा XR। तो अगर एक जनरल टर्म की बात करें जनरली, ठीक है, रेजोनेंस के टाइम में ये मिनिमम रहता है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर टर्म के लिए बात करें तो क्या बोलते हैं आई नॉट बराबर लिख सकते हैं ई नॉट बटे, अगर मैक्सिमम करंट बराबर मैक्सिमम ईएमएफ बटे क्या है रेसिस्टेंस। तो जेड की बात करें तो जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या कहते हैं सीरीज LCR सर्किट सब में भी देखा था। तो अगर एक्सेल बड़ा है तो उससे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक जनरल टर्म निकालेंगे, बाद में रेजोनेंस कंडीशन के लिए हम लोग एक्सेल बराबर XC भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन तो खैर ओमेगा नॉट पे होता है ना, अच्छा ठीक है होता है, कोई बात नहीं। तो करंट बराबर ईएमएफ बटे रेसिस्टेंस, यानी कि अगर मैक्सिमम करंट बराबर मैक्सिमम वोल्टेज और बटे क्या इम्पीडेंस, आई नॉट बराबर ई नॉट बटे क्या जेड। तो जेड का मान तो आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सएल माइनस XC का क्या होल स्क्वायर, और क्या आते हैं प्लस क्या जेड प्लस XR का स्क्वायर, ये होता है ना। अगर मान लिया जाए XC भी बड़ा होगा तो XC में से XL घटाएं या XL में से XC घटाएं, स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव टर्म ही रहेगा, और प्लस इधर इसका स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो गया, रेजोनेंस भी है और ये दोनों बराबर हो गया, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये XR का स्क्वायर और उसका रूट मिल करके क्या R बन जाएगा, XR बन जाएगा। तो उसको सिचुएशन हो सकता है, ये जनरल फार्मूला है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा व्हेन क्या बोलते हैं लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ क्या ओमेगा 2। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान कितना है ओमेगा 2 है, तो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान ओमेगा 2 है तो उस समय देखो तो आप करंट का मान कितना हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, अगर ना तो आई नॉट बाई क्या रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आई नॉट बाई रूट 2 कब लिख सकते हैं, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो ओमेगा 2 हो। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूला को हम लोग चाहते तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे बराबर ई नॉट बटे क्या बोलते हैं रूट अंडर, देखो तो आप ये एक्सेल है तो एक्सेल को क्या लिखते हैं एल ओमेगा। अच्छा यहाँ पर ओमेगा का मान क्या दे दिए हम लोग, क्या बोलते हैं ओमेगा का मान ओमेगा 2 रख दिए है ना, तो यहाँ ओमेगा 2 कर दिए। अच्छा ठीक है, माइनस XC की जगह पे क्या रखते हैं 1 बाय ओमेगा C होता है, लेकिन ओमेगा का मान हम लोग कितना बोल दिए हैं यहाँ पर ओमेगा 2 बोल दिए हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस XR यानी कि क्या होता है R, उसका स्क्वायर कर दिए, XR यानी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस वो R स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये जो आई नोड है ना, इस आई नोड को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, आई नोड बराबर आप जानते हो गए आई नोड बराबर ई नोड बाय R, यानी कि मैक्सिमम करंट बराबर क्या मैक्सिमम EMF बटे रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ना। तो ये आई नोड बराबर क्या बोलते हैं ई नोड बटे जेड होता है, लेकिन जब रेजोनेंस का कंडीशन होता है तो रेजोनेंस के कंडीशन में ये जेड किसके बराबर होता है, आपको जेड किसके बराबर होता है R के बराबर होता है कि नहीं, XR के बराबर यानी कि R के बराबर। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे आई नोड बराबर क्या ई नोड बटे क्या R भी लिख सकते हैं, बटे में यहाँ क्या है रूट 2 बराबर ई नोड बटे क्या, यहाँ आप देखो इस तरीके से L ओमेगा 2
-1/ω2 इंटू सी, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे और देखो तो ये हो जाएगा E0/r√2 बराबर E0/√L⍵2 माइनस 1/ω2c, इस टोटल का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, ये इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का ना। अच्छा तो ओमेगा नॉट, ये E0 दोनों साइड से कट गया। अब ये वाला जो दो टर्म है, इस वाले को इधर और इस वाले को क्या इधर कर सकते हैं, या दोनों को पलट सकते हैं। तो इसको इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा √ क्या L इंटू ω2 माइनस 1/ω2 इंटू क्या C, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और ये इधर लेके आगे क्या R√2। अच्छा एक काम करते हैं, ये टोटल का जो रूट है इसको उधर लेकर के चले जाते हैं। तो L इंटू ω2 माइनस 1/ω2 इंटू C प्लस क्या आर स्क्वायर बराबर, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो R√2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ था ना, ये क्यों भूल गए, तो ये स्क्वायर है ही। ठीक है, तो ये L इंटू ω2 माइनस 1/ω2 इंटू क्या C, ये टोटल का क्या है होल स्क्वायर प्लस क्या है आर स्क्वायर बराबर, इसका ये क्या होगा आर स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या 2। अच्छा ठीक है, तो ये 2r स्क्वायर हो गया ना। अब हम लोग को थोड़ा सा जगह की ज़रूरत है। ठीक है, काम करते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, हम मिटाते हैं और यहाँ के बाद आगे काम करते हैं। लिए स्क्रीनशॉट, चलो देखो। अब तो देखा जाए क्या किए, सारा मिटा लिए हैं और ये वाला टर्म को ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि इस पे बाद में हम लोग डिस्कशन करना है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ तक जो लिखे ना आप, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से लिखना है। इसके बाद ये वाला टर्म को ही यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो इसको मिटा दिए, ये वाला टर्म मेरा कहाँ यहाँ आ गया है। तो अब इसी चीज़ को ज़रा देखो आप, तो L इंटू ω2 माइनस क्या 1/ω2 इंटू C, इसका क्या है होल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये तो मेरा 2r स्क्वायर और ये आर स्क्वायर उधर चला गया, तो ये घट गया, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा ना। तो L इंटू ω2 माइनस 1/ω2 इंटू C, इतना का होल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर घट गया, ये बचा। अच्छा तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, खत्म। टोटल का स्क्वायर इधर भी है, टोटल का स्क्वायर इधर भी है, तो ये स्क्वायर कैंसिल, या ये उधर रूट में जाएगा तो भी आप कैंसिल आप मान सकते हो। तो L इंटू ω2 माइनस 1/ω2 इंटू क्या C और बराबर क्या R, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब देखा जाए आपको क्या करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या ω2, देखा जाए ω2 का मान अब रखेंगे कैसे। तो ω2 का जो मान होगा वो ω2 के कहाँ से कहाँ तक है, ω0 में अगर डेल्टा ओमेगा जोड़ दोगे तो मिल जाएगा। ω2 बराबर क्या होगा, क्या कहते हैं ω0 में अगर आप क्या करते हो, ω0 में ये डेल्टा ओमेगा जोड़ दो, डेल्टा ओमेगा। अच्छा अगर ω1 की बात होती जो कि यहाँ है, तो ω1 क्या होता, ω0 में अगर आप घटा देते डेल्टा ओमेगा, तब ना ω0 में डेल्टा ओमेगा घटाते तो आपको ω1 मिल जाता। लेकिन ω0 में अगर आप डेल्टा ओमेगा जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ω2 होगा। तो ω2 मेरा क्या हो गया, ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये L हो गया और इसके जगह पे क्या लिख दिए, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ω0 प्लस क्या डेल्टा ओमेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद माइनस 1/ω2 के जगह पे क्या लिखेंगे, ω0 प्लस क्या डेल्टा ओमेगा। ठीक, इनटू क्या है यहाँ पे C है बराबर क्या R। अब एक चीज़ देखो, यहाँ के बाद इस L को दोनों से गुना कर देते हैं, तो L इंटू ω0 प्लस क्या L इंटू क्या कहते हैं डेल्टा ओमेगा। अच्छा उसके बाद माइनस यहाँ तक हो गया ना। अच्छा ठीक, ये इसको गुना कर दिए हैं। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, अब एक काम करते हैं, इसको भी इससे गुना कर देते हैं, तो 1/ क्या हो जाएगा C इंटू ω0 प्लस क्या कहते हैं C इंटू क्या डेल्टा ओमेगा। ठीक, बराबर क्या है R है। अब एक काम करते हैं, नाउ देखो ज़रा सा, इस वाले टर्म को ना ω0 से ऊपर नीचे गुना करते हैं और इस वाले टर्म को भी ω0 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। देखो उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। L इंटू ω0 प्लस L इंटू डेल्टा ओमेगा इंटू क्या है ω0 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए। ठीक है, तो ये कट के तो 1 हो गया, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, माइनस क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है 1/
देखो सी इंटू ओमेगा नॉट प्लस सी इंटू डेल्टा ओमेगा, यहाँ पर भी क्या करते हैं ओमेगा नॉट से ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा हमको, ठीक है। क्या फ़ायदा मिलेगा तो देखो आप ज़रा सा यहाँ पे देखो तो L इंटू ओमेगा नॉट और L इंटू क्या ओमेगा नॉट, L इंटू ओमेगा नॉट यहाँ भी, L ओमेगा नॉट यहाँ भी, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो L ओमेगा नॉट को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 बाय यहाँ पे C इंटू ओमेगा नॉट और C इंटू ओमेगा नॉट है, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो C इंटू ओमेगा नॉट को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच गया क्या 1 प्लस यहाँ बच गया क्या डेल्टा ओमेगा बाय क्या ओमेगा नॉट, ठीक है। बराबर क्या है R है। अब एक चीज़ देखा जाए यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, L इंटू ओमेगा नॉट इंटू क्या 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस, देखो यहाँ पे एक काम करेंगे, आपको बहुत सीखने वाली चीज़ है। क्या कहते हैं यहाँ पे 1 बाय क्या कहते हैं इतना है ना, तो एक चीज़ देखो क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, चूँकि क्या कहते हैं ओमेगा नॉट बराबर होता है 1 बाय रूट अंडर एल सी, आपको पता है 1 बाय रूट अंडर क्या एल सी, तो ये रूट है तो ये टोटल का रूट है ना, तो ओमेगा नॉट बराबर क्या एल क्या कहते हैं ये ऐसा है ना कुछ 1 बाय एल सी का टोटल का रूट, यही चीज़ है ना। तो ये टोटल का रूट तो ये इधर आएगा तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर क्या 1 बाय एल सी होगा। अच्छा ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं आप यहाँ से देखो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट बराबर क्या 1 बाय एल सी है। अच्छा क्या कहते बहुत छोटा हो गया, तो यहाँ से देखो तो एल को इधर लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं ओमेगा नोड को इधर लेकर के आ जाते हैं, यानी कि कुछ कहानी ऐसा करे, यहाँ 2 ओमेगा नोड है ना, ओमेगा नोड गुना ओमेगा नोड, तो एक ओमेगा नोड को यहाँ लेके आते हैं, एल ओमेगा नोड को यहाँ लेके आते हैं, तो एल इंटू ओमेगा नोड बराबर यहाँ ओमेगा नोड इंटू ओमेगा नोड है, तो एक ओमेगा नोड को यहाँ लेके आ गए तो 1 बाय क्या 1 बाय सी इंटू क्या ओमेगा नोड, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आप ओमेगा नोड इंटू ओमेगा नोड है ना, तो एक ओमेगा नोड को यहाँ लेकर के आ गए इधर सी के साथ, और इस एल को क्या किए इधर लेकर के आ गए गुना में, तो यानी कि 1 बाय सी ओमेगा नोड के जगह पे 1 बाय सी ओमेगा नोड के जगह पे एल ओमेगा नोड लिख सकते हैं। तो 1 बाय सी ओमेगा नोड के जगह पे क्या लिख दिए, क्या लिख देंगे एल ओमेगा नोड, और क्या कहते हैं 1 बाय इतना के जगह पे है ना ये, तो ये यहाँ रह गया, और नीचे में है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय क्या ओमेगा नोड। अच्छा ठीक है, बराबर क्या है आ रहा है। अब फिर हमको मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, उसके बाद फिर यहीं से कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, लिए स्क्रीनशॉट, चलो देखो फिर देखा जाए ज़रा क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या किए, इसी इक्वेशन को यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम चीज़ था। अच्छा चलो देखा जाए अब आगे, यहाँ के बाद क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये छोटा सा टर्म यहाँ पे देखा जाए क्या बोलते हैं एल इंटू ओमेगा नॉट इंटू क्या 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस एल इंटू ओमेगा नॉट, और ये वाला जो टर्म है ये चूँकि नीचे में है तो ऊपर लेकर के जा सकते हैं पावर -1 करके, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट को क्या किए ना, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं टू द पावर -1, और ये और यहाँ ब्रैकेट है बड़ा सा, ये नीचे वाला टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 अब बराबर आर। अब एक चीज़ देखा जाए हेयर क्या बोलते हैं, हेयर डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, यानी कि बैंड विड्थ क्या बोलते हैं जो है ये छोटा सा बैंड विड्थ अब बटे क्या इतना बड़ा सा ओमेगा नॉट, तो ये छोटा अब बटे ये डिवाइड करेंगे, तो ये छोटा बटे ये डिवाइड करने के बाद क्या बोलते हैं बहुत वेरी स्मॉल, क्या बोलते हैं डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट जो है वो बहुत छोटा है क्या चीज़ से 1 से, इसीलिए क्या बोलते हैं इसीलिए क्या बोलते हैं ये जो टर्म लिखा हुआ है ना 1 प्लस क्या बोलते हैं डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, देयरफॉर वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं मालूम, आपको भी नहीं मालूम होगा, ये पहली बार शायद सीख रहे हो, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, चूँकि यहाँ पे ये बहुत छोटा है इसीलिए इसको लिखा जा सकता है इतना टू द पावर -1 को लिखा जा सकता है क्या बोलते हैं ये यहाँ पे है टर्म ना, तो ये वाले टर्म को टोटली लिखा जा सकता है 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। आप सोच रहे होगे क्या कि अरे क्या बोलते हैं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट को
कहते हैं, यानी कि 1 में ये छोटा सा चीज़ जोड़े और उसके पावर में -1 है, तो 1 माइनस इतना कैसे लिख दिए। जिसको आपको इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से दिखलाना चाहेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 1 + 0.2, इसका अगर क्या कहते हैं होल स्क्वायर कर, इस ये है ठीक, 1 + 0.2 टू द पावर -1, इसको आप चाहोगे तो लिख सकते हो 1 - 0.2। आप बोलोगे क्या कि अच्छा कैसे, तो देखो आप एग्जाम्पल से देख लो। क्या कहते हैं ये 1 प्लस क्या कहते हैं 0.2 का मतलब क्या हो गया, ठीक, 1 में 0.2 जोड़ दो तो ये हो गया 1.2 टू द पावर क्या -1 बराबर, ये इसमें से इसको घटाओ तो ये क्या हो जाएगा 0.8। आप देखो LHS RHS बराबर रहेगा, देखो ये टू द पावर -1 का मतलब 1/1.2 बराबर क्या है 0.8। अच्छा ठीक है, 1 बाय इतना पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आएगा 10, तो 10 बटे क्या 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10/12 बराबर 0.8। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये 10/12 है, तो इसको आप इससे जब डिवाइड करोगे तो 10/12 करोगे तो ये कितना बार में कटेगा, क्या कहते हैं 0.0 दिए तो एक 0 यहाँ पे आ गया है कि नहीं। तो क्या कहते हैं आप डिवाइड कर सकते हो 10 को क्या कहते हैं 12 से, तो ये 0.0 बैठा है तो यहाँ एक 0 हो गया, 12 अट्ठे क्या कहते हैं 12 अट्ठे 96 96, तो 0.8 आएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं 4 होगा, 12 तिया 36 बराबर क्या 0.8, इस तरीके का आएगा। आप डिवाइड कर लेना इसको यार, ठीक है। तो ये लगभग बराबर हुआ कि नहीं एक दूसरे के ना, लगभग इसको लिख सकते हैं ना 0.8 बराबर क्या 0.8, लगभग बराबर हुआ कि नहीं। इसी तरीके से देयरफॉर क्या कहते हैं हम लोग, अगर ये वाला टर्म है 1 प्लस छोटा सा चीज़ का पावर में -1 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वो छोटा सा चीज़, ठीक है। तो 1 प्लस ये छोटा सा चीज़ का पावर -1 तो बराबर 1 माइनस वो छोटा सा चीज़, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो L इंटू ओमेगा नॉट क्या कहते हैं इंटू क्या मेरा ये हो गया कितना 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस L इंटू ओमेगा नॉट, यहाँ भी है यहाँ L इंटू ओमेगा नॉट है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म को क्या करते हैं लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इतना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस इतना, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय क्या ओमेगा नॉट, ठीक है। अब बराबर मेरा क्या है R हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखो तो आप ज़रा सा L ओमेगा नॉट वहाँ भी है क्या बोलते हैं, और ये जो L ओमेगा नॉट था, ये वाला L ओमेगा नॉट मेरा जो टर्म है, ये टर्म मेरा इसके साथ कनेक्टेड था ना, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, तो ये वाला टर्म मेरा इसके साथ कनेक्टेड था, ये वाला टर्म इसके साथ कनेक्टेड था ना, ये L नॉट इसके साथ था, ये L ओमेगा नॉट इसके साथ था, ये L ओमेगा नॉट इस वाले टर्म के साथ था। अच्छा, ये वाला टर्म इसके साथ था, ठीक है। अच्छा, ये L ओमेगा नॉट इस वाले के साथ, ये L ओमेगा नॉट उस वाले के साथ, है ना। अच्छा ठीक है, तो अब ये वाला जो है L ओमेगा नॉट और L ओमेगा नॉट दोनों को हम लोग ज़रा सा कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो L ओमेगा नॉट रहेगा, अब ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट और माइनस क्या हो जाएगा ये वाला टर्म, क्या बोलते हैं 1 माइनस और क्या बोलते हैं डेल्टा ओमेगा बाय क्या ओमेगा नॉट, ठीक है, बराबर क्या R। और यहाँ से देखो ये और ये टर्म को दोनों को क्या किए कॉमन निकाल लिए, यहाँ से ये वाला यहीं बच गया माइनस के साथ, ये वाला टोटल टर्म क्या बोलते हैं यहाँ 1 माइनस इतना ऐसे ही रह गया। अब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो और आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो L इंटू ओमेगा नॉट और उसके बाद ये हो गया 1 प्लस ओमेगा बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट और क्या बोलते हैं ये टर्म हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा क्या प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट और ये बराबर क्या R, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं उसके बाद ये देखो आप -1 + 1 कैंसिल, तो L इंटू ओमेगा नॉट और +2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बराबर क्या R। अच्छा ठीक, तो यहाँ से आप देखो तो सॉरी ये 2 डेल्टा नॉट ओमेगा नॉट ये तो मेरा ऐसे ब्रैकेट में है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट कैंसिल, ठीक है। ये -1 + 1 कैंसिल हो गया ना, तो ये मेरा 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट है और इसके साथ तो ये मल्टीपल में है ना, तो ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L इंटू क्या 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या R। इसीलिए क्या बोलते हैं 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या R बाय L, और यही तो मेरा क्या है बैंड विड्थ है ना, तो निकल गया बैंड विड्थ।
कहते हैं देयरफॉर बैंडविड्थ का मान कितना होगा 2 डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ होता है ना 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या होता है R/L। इसको क्या कहते हैं आपको नोट करके रखना है R/L, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ω2 बराबर क्या हो गया ω0 प्लस क्या क्या कहते हैं ω0 प्लस क्या डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा का मान कितना आएगा, या 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो R/12 एंड क्या कहते हैं ω1 बराबर क्या होगा ω0 माइनस क्या कहते हैं ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का मान क्या आएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो R/12, इसको क्या लिख सकते हैं R/12 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। वो बैंडविड्थ है R/L, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बटे इंडक्टेंस L, लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, देखा जाए क्या चीज़ कर लिए हैं, बैंडविड्थ चूँकि 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या R/L हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ना। अच्छा ठीक है, एक बात और आपको याद होगा, थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग क्या, या आप जानते ही होंगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो क्या है ω0/2 डेल्टा ओमेगा होता है, ठीक है। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या बाय क्या बैंडविड्थ, ये जानते हो आप, थोड़ा देर पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी को हम लोग जो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसी को क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। जितना ज़्यादा शार्प होगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सिग्नल हमको मिलेगा, इसीलिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को ही क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो देखा जाए जरा सब, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अब क्या बैंडविड्थ होता है ये। अच्छा, तो बैंडविड्थ का मान अभी अभी आपने निकाला क्या R/L, तो हम लोग चाहें तो ये बैंडविड्थ की जगह पे क्या पुट कर सकते थे शार्पनेस के लिए ω0, ठीक है। ये बैंडविड्थ की जगह पे क्या R/L डाल सकते हैं अभी ना, 2 डेल्टा ओमेगा बराबर क्या R/L, तो 2 डेल्टा ओमेगा बराबर R/L, तो 2 डेल्टा ओमेगा की जगह पे क्या R/L पुट कर सकते हैं। तो L नीचे से मेरा कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये L इंटू ω0 क्या R हो सकता है। यही शार्पनेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर के नाम से वही चीज़ जाना जाता है, शार्पनेस ही। तो क्यू फैक्टर बराबर क्या हो गया, क्यू फैक्टर यानी कि क्या शार्पनेस ही, तो वो मेरा क्या हो गया L ω0 क्या R, ठीक है। अच्छा, और एक बात जानते हैं आप कि क्या कहते हैं एट रेजोनेंस कंडीशन में ही ये सारा चीज़ होगा। क्या कहते हैं XL बराबर क्या होता है XC, और ये क्या कहते हैं बराबर क्या और XL बराबर XC आप जानते हो, ठीक है। और ये जो XL होता है ये XL बराबर L ओमेगा होता है कि नहीं। रेजोनेंस कंडीशन है तो ओमेगा क्या होगा ω0, और ये XC उस कंडीशन में क्या होगा 1/ωc, और रेजोनेंस लग रहा है तो ओमेगा का मान क्या होगा ω0 होगा, यही ना होगा। तो क्या कहते हैं आप देयरफॉर लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो शार्पनेस बराबर क्या क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या L इंटू ω0 बाय क्या बाय क्या है R आया है, तो L इंटू ω0 तो क्या है आपका XL ही है ना, XL बाय क्या R लिख सकते हो ना। और क्या कहते हैं ये R यानी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो R है मेरा वो क्या है एक्चुअली में XR ही है, यानी कि ये मेरा रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर है ना। अच्छा, ये तो मेरा क्या है XL है ना, XL बटे R, और चूंकि रेजोनेंस के कंडीशन में XL बराबर क्या होता है XC, तो XC बटे क्या R आप लिख सकते हो। और XC का मान क्या होता है 1/ω0 इंटू C, तो इसके जगह पे 1/ω0 इंटू C आप लिख सकते हो, टोटल के बटे में आती है और नीचे चला जाएगा। तो ये आपको टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, क्या बोलते हैं इसको आप लिख सकते हो 1/ω0 C इंटू R, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। तो इतना सारा फार्मूला हो गया आपका क्या शार्पनेस बोलो या क्वालिटी फैक्टर बोलो बराबर L इंटू ω0 बाय R, या फिर XL बाय R या XC बाय R, या फिर क्या 1/ω0 CR। चलो लो स्क्रीनशॉट इसका फाइनली भाई, ठीक है। अब आप एक काम करो, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 7.11 इसको बनाओ जरा सा, ठीक है। आपका इसी पर आधारित क्वेश्चन है और सारा NCERT का एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ बनेगा। एग्जाम्पल तो टोटल आपका बन जाएगा और सारा का सारा सोल्यूशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सब सारा चीज़ जानकारी आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि क्या बोलते हैं ये किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ लेना। फिर बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग LC ऑसिलेशन बात करेंगे और फिर उसका ट्रांसफार्मर वीडियो चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 वीडियो और। बाय।